Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. बच्चे, प्रबंध के पिछले वीडियोस में आपने जो प्रबंध के कार्य हैं, नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण, इन कार्यों का आपने अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम प्रबंध का चौथा कार्य दैट इज डायरेक्टिंग, निर्देशन का अध्ययन करेंगे। एंड इस वीडियो में हम निर्देशन के जो उद्देश्य हैं, उसका अर्थ, डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं, निर्देशन का महत्व और निर्देशन के तत्वों का अध्ययन करेंगे। बच्चे, प्रबंध के 3 कार्य नियोजन, संगठन और निर्देशन कर लेने के पश्चात अब प्रश्न यह उठता है कि संस्था की पूरी मानवीय मशीनरी कैसे संचालित हो अथवा काम कैसे प्रारंभ करें अथवा कर्मचारियों का मार्गदर्शन कैसे हो। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रबंध के जो चौथा कार्य है, डायरेक्टिंग, निर्देशन, इसके चौथे कार्य के जो निर्देशन है, विभिन्न पदों पर हम नियुक्तियां लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि वह स्वतः ही काम की ओर अग्रसर होने लगते हैं और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना योगदान देते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निर्देशन की परिभाषा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। निर्देशन, कुंट्सो एंड ओडोनेल कहते हैं कि अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंध किया कार्य ही संचालन है। डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो अधीनस्थ हैं, उनका पथ प्रदर्शन करना, उनका सुपरविजन करना ही प्रबंध किया कार्य ही संचालन है। यही एक क्या है, डायरेक्टिंग है, निर्देशन है। तो निर्देशन के अर्थ में इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उसका मार्गदर्शन करना, संदेश वहन करना, बहुत से अभिप्रेरित करना है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। निर्देशन में हम निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को आदेश देना। जो उच्चाधिकारी हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश देते हैं। कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, जब वो काम कर रहे हों, जब कर्मचारी जो हैं काम करते हैं किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उनका पर्यवेक्षण करना। एंड नंबर 3, अधीनस्थों को और अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना, उनको मोटिवेशन करना, उनका मोटिवेट करना अधीनस्थों को। एंड नंबर 4, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को नेतृत्व करना, उनको लीडरशिप, उनका नेतृत्व करना। ये जो 4 जो काम हैं, ये इसमें निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, नंबर 1, निर्देशन गतिविधि को प्रारंभ करता है, यानी कि गतिशीलता प्रदान करता है, इनिशिएट एक्शन। तो प्रबंध का नियुक्तिकरण कार्य पूरा कर लेने के बाद, जब हमारा जो स्टाफिंग का काम जो है पूरा हो जाता है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यह उठता है कि पूरी मानवीय मशीनरी कैसे संचालित होगी। इसका उत्तर प्रबंध के निर्देशन में ही निहित है। जो डायरेक्टिंग है उसी में ही जो है अभी जो सारे कार्य हैं प्रबंध के तीनों, जो प्लानिंग, संगठन और स्टाफिंग जो है, अब डायरेक्टिंग से ही इसको मोबिलाइज किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। तो अन्य कार्यवाही के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं और ये जो निर्देशन है ये अब कार्यवाही प्रारंभ करता है।
तो जो नंबर 2 है, निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। जो प्रबंध के तीनों स्तर हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, उच्च स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय और मध्य स्तरीय प्रबंध जो है, ऐसा नहीं है कि जो निर्देशन है वो किसी एक स्तर पर ही होगा। ये प्रबंध के सभी स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता होती है और ये होता है। नंबर 3, निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन, पर्यवेक्षण, संदेशवहन, नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये जो चारों जो हैं तत्व हैं निर्देशन के, ये हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हमेशा चलते रहते हैं, निरंतर रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है, संगठन में जीवन भर चलती रहती है। नंबर 4, निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंध से शुरू होकर निम्न स्तरीय प्रबंध पर समाप्त होता है। एंड निर्देशन का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, निर्देशन का महत्व हम निम्नलिखित तथ्यों से हमें स्पष्ट होता है। जो इम्पोर्टेंस है, नंबर 1, यह गतिशीलता प्रदान करता है। इट इनिशिएट्स एक्शन। तो प्रबंध के प्रथम 3 कार्यों, नियोजन, संगठन एवं नियुक्तिकरण तक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है, लेकिन वे अपना काम प्रारंभ नहीं कर सकते जब तक उन्हें यह नहीं बताया जाए कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। तो यह कार्य जो है प्रबंध निर्देशन के माध्यम से करते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस कार्य के द्वारा ही संस्था में गतिशीलता आती है, अर्थात उत्पादन कार्य प्रारंभ होता है। एंड नंबर 2, कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकरण करना। तो कर्मचारियों के जो प्रयास हैं उनमें समन्वय स्थापित करना या एकीकरण करना। तो संगठन में सभी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, अतः सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। निर्देशन, पर्यवेक्षण, दिशा निर्देश व सलाह के द्वारा अधीनस्थों की गतिविधियों को समन्वित करता है। नंबर 3, यह अभिप्रेरणा का माध्यम है। जो संस्था के जो उद्देश्यों को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकते हैं। अभिप्रेरणा का काम प्रबंध के निर्देशन कार्य द्वारा संपन्न किया जाता है। नंबर 4, यह परिवर्तन को लागू करना संभव बनाता है। जो कर्मचारी हैं जिस तरह के ढांचे में काम कर रहे होते हैं वो उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, तो प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को इस प्रकार तैयार करते हैं कि वे परिवर्तनों को स्वीकार करने लगते हैं। नंबर 5, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। कभी कभी व्यक्तिगत व संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो जाता है, तो निर्देशन इस संघर्षों को दूर करता है और संगठन में संतुलन स्थापित करने में जो है वो सहायता करता है। तो ये थे हमारे पास निर्देशन के महत्व। अब निर्देशन के सिद्धांत के अंतर्गत हमें नंबर 1 जो सिद्धांत है वो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी कि अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत ये क्या कहता है कि प्रबंध को ऐसी निर्देशन पद्धति अपनानी चाहिए जिससे कर्मचारी अभिप्रेरित हों और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना जो अधिकतम योगदान दे। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। इसके अनुसार संगठनात्मक उद्देश्यों और व्यक्तिगत जो उद्देश्यों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं और जो सामूहिक संगठन के जो उद्देश्य हैं उनमें आपस में तालमेल का होना बहुत ही आवश्यक है। और कर्मचारी संगठन में अधिक पारिश्रमिक, तरक्की आदि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और दूसरी ओर जो है संगठन का उद्देश्य अधिक लाभ हुआ, अधिक बाजार हिस्सा प्राप्त करना हो सकता है,
तो कई बार देखा जाता है कि दोनों पक्षों के उद्देश्यों में टकराव पैदा हो जाता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक स्तर के लोग हैं, कंपनी है, वो चाहती है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो, अधिक से अधिक लाभ हो, और जो संस्था के जो कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक सैलरी और हमें प्रमोशंस और अन्य भत्ते मिले। तो ऐसा कई बार ना होने के कारण से क्या है, उसमें टकराव की संभावना होती है। तो संगठन चाहता है कि लाभ का अधिक हिस्सा उसे प्राप्त हो, जबकि कर्मचारी चाहते हैं कि वास्तविक काम वो करते हैं, इसलिए अधिक लाभ बोनस के रूप में उन्हें मिलना चाहिए। तो प्रबंधक को चाहिए कि उपयुक्त जो निर्देशन विधि है द्वारा दोनों पक्षों के उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, और यदि एक से अधिक से आदेश प्राप्त होंगे तो अधीनस्थ समझ नहीं पाएगा कि किसका काम पहले किया जाए और किसका बाद में। तो परिणामतः क्या होता है, भ्रम, झगड़े व अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ऐसे इस सिद्धांत का पालन करने से निर्देशन जो है वो क्या होता है, प्रभावी होता है। नेक्स्ट है नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन, निर्देश पद्धति की उपयुक्तता का सिद्धांत। इसके अनुसार जो निर्देशन है, विधियों का जो प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण करना, कुशल नेतृत्व प्रदान करना, खुला संदेश वहन अपनाना तथा विप्रेरणा के उपयुक्त माध्यम को लागू करना इत्यादि इस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन, प्रबंधकीय संदेश वहन का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रबंध द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि जो कुछ कहा गया है क्या अधीनस्थों द्वारा उसे उन्हीं अर्थों में समझ लिया गया है। यदि दिए गए निर्देशों को सही अर्थों में समझ लेने से अधीनस्थों का काम सरल हो जाता है और उन्हें बार बार पूछताछ के लिए प्रबंधकों के पास नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत। इसके अनुसार वरिष्ठ एवं अधीनस्थों के मध्य सूचनाओं का स्वतंत्र आदान प्रदान होना चाहिए। निर्देशन की कुशलता काफ़ी हद तक सूचनाओं के प्रभावपूर्ण आदान प्रदान पर निर्भर करती है। तो सूचनाएं कैसी होनी चाहिए, औपचारिक तथा अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों माध्यम से प्रेषित होनी चाहिए, और अनौपचारिक संगठन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए या औपचारिक संगठन को मजबूती जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। इसके अनुसार अधीनस्थों का निर्देशन करते समय प्रबंधकों को अच्छा नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, अधीनस्थ जो हैं प्रबंधकों के प्रभाव में आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में जैसा प्रबंधक चाहते हैं वैसा ही वो काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रो, लगातार अनुसरण का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रबंध द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि उसके द्वारा तैयार की गई नीतियों और जारी निर्देशों को किस सीमा तक लागू किया जा रहा है। अर्थात यह देखा जाना चाहिए कि कर्मचारियों द्वारा प्रबंध का अनुसरण किया जा रहा है अथवा नहीं, और यदि हाँ तो किस सीमा तक। तो इस सिद्धांत का मानना है कि प्रबंधकों का काम नीति व निर्देश जारी करके चुप बैठना नहीं है, बल्कि क्या करना चाहिए, लगातार वापसी जानकारी, फीडबैक प्राप्त करते रहना है। और इसका क्या लाभ होगा कि किसी नीति या निर्देश को लागू करने में कोई समस्या है तो उसे तुरंत हल किया जा सकेगा। एंड नेक्स्ट है निर्देशन के जो तत्व है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसके अंतर्गत हमारे पास आता है पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा एंड नेतृत्व, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये चार चीज़ें बेटा आप पढ़ेंगे
अगले वीडियोस में हम इसको एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन जो है डायरेक्शन के अंतर्गत ये आते हैं। तो अभी पर्यवेक्षण जो है इसका अभिप्राय हम क्या लेते हैं, अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करके एवं उनका मार्गदर्शन करने से है। पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिकारी एवं अधीनस्थ में आमने सामने होता है। जो सुपरविजन है वो सबऑर्डिनेट्स और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच आमने सामने ये सुपरविजन होता है। नंबर 2, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में व्यावसायिक संगठन के दृष्टिकोण से अभिप्रेरणा से अभिप्राय संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सभी स्तर के लिए तैयार करना है। इसमें व्यक्तियों की जरूरतों एवं इच्छाओं को जगाना भी सम्मिलित होता है ताकि उनके व्यवहार को इच्छित दिशा में निर्देशित किया जा सके। एंड नंबर 3, नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि वह स्वेच्छा से संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर प्रयासरत हो जाता है। और नेतृत्व किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा अपने तथा उन्हें संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरित कर पाता है। एंड नंबर 4 है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों एवं भावनाओं का विनिमय है। संप्रेषण विचारों, सम्मतियों एवं भावनाओं का जो विनिमय है, एक्सचेंज है, उसमें संप्रेषण विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने एवं समझाने की कला है। तो बच्चे इनको हम अगले वीडियोस में 1 बाय 1 हम इसको करेंगे। पर्यवेक्षण अगले वीडियो में, अभिप्रेरणा, नेतृत्व एंड संप्रेषण